नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल न्यू सक्सेस मंत्रा में एक बार फिर से आप सभी का। तो दोस्तों आज हम लेके आए हैं प्रोनाउन के यूजेज ऑफ प्रोनाउन, यानी कि आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि प्रोनाउन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, प्रोनाउन का प्रयोग कब किया जाता है, कैसे किया जाता है। तो शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए आज की क्लास एक कमाल की मोटिवेशनल लाइन के साथ। कहते हैं कि जब टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल अपनी, ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। बिल्कुल एकदम मोटिवेट रहिए और पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, कंटिन्यू तरीके से पढ़ाई कीजिएगा, स्टडी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हम लोग जानेंगे यूजेज ऑफ प्रोनाउन को। ठीक है, तो यूजेज ऑफ प्रोनाउन में हमारा जो आपका जो है, देखिए यूजेज ऑफ प्रोनाउन में हम लोग जानेंगे प्रोनाउन के प्रयोग को। यूजेज ऑफ प्रोनाउन सबसे पहले देखते हैं, यहीं से आपके एग्जामिनेशन में क्या करता है, सवाल बनता है। चाहे आप किसी भी एसएससी, बैंक, एमटीएस, एलडीसी, ठीक है, एयरफोर्स, नेवी का अगर तैयारी करते हैं, जो कॉमन ईयर का सवाल होता है यूजेज ऑफ प्रोनाउन से बन सकता है, बिल्कुल बनेगा। ठीक है, तो हम आपको 1 बाय 1 करके एकदम बिल्कुल मजेदार तरीके से आपको सिखाने का प्रयास करेंगे, समझाएंगे बेहतरीन तरीके से। कुछ क्वेश्चंस भी लेके आए हैं उस रूल से संबंधित, ठीक है, जो कि आपको इंपॉर्टेंट लगेगा और देखिएगा, समझिएगा। चलिए, पहला जो हमारा यूजेज ऑफ प्रोनाउन में पहला जो नियम है वो है कि अगर किसी भी वाक्य में, यानी सिंपल आप याद रखिएगा कि एज या देन अगर आपको कहीं भी दिखाई देता है, क्या क्या, एज या देन, अगर आपको एज या देन दिखाई देता है तो हमेशा याद रखना है कि इसके बाद सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। किस केस का? सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। बस यही इंपॉर्टेंट आपका क्या है, नियम है, रूल है। इसको याद रखिएगा कि अगर किसी भी वाक्य में एज या देन का प्रयोग हो तो इसके बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। अब देखिए, हम आपको क्वेश्चंस दिखाते हैं, क्वेश्चंस बताते हैं, समझिएगा। जैसे आपका क्वेश्चंस रहेगा कि नो अदर, ठीक है, नो अदर टाइपिस्ट, नो अदर टाइपिस्ट इन दिस, ठीक है, नो अदर टाइपिस्ट इन दिस, ये आपका ए है, ठीक है, इन दिस ऑफिस, ठीक है, नो अदर टाइपिस्ट इन दिस ऑफिस इज एज, ये आपका बी हो जाएगा, ठीक है, और एज स्लो एज हर, ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा, सी होगा, और यहाँ पे आपका नो एरर डी है। देखिए ये जो है ना, ये कॉमन ईयर का सवाल है। कॉमन ईयर में क्या होता है कि आपको जो है यहाँ से यहाँ वाला पार्ट ए दिया है, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट बी है, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट सी है, और यहाँ से यहाँ तक का पार्ट नो एरर डी है। मतलब अगर ए पार्ट में गलती है तो आपका आंसर ए होगा, बी पार्ट में गलती है तो आपका आंसर बी होगा, और सी पार्ट में गलती है तो आपका आंसर सी होगा। अगर किसी भी पार्ट में गलती नहीं है तो आपका आंसर नो एरर डी होगा। ठीक है, तो अगर आपको रूल पता है ना तो ये सवाल बिल्कुल चुटकी बजाते आप आंसर को सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रूल कहता है कि अगर वाक्य में एज या देन हो, मतलब एज या देन अगर आपको दिखाई देता है तो इसके बाद जो भी प्रोनाउन का प्रयोग किया जाएगा वो सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होना चाहिए। अब हम लोग पढ़ते हैं कि नो अदर टाइपिस्ट, मतलब कोई भी ऐसा टाइपिस्ट नहीं है, इन दिस ऑफिस, इस ऑफिस में, इज एज स्लो एज हर, इतना स्लो, इतना धीमा जितना कि हर है, मतलब जितना कि वह है। सिंपली आपको क्या दिखाई दिया कि एज या देन के बाद सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एज आया है, और एज के बाद देखिए इसके बाद क्या आया है, हर आया है, हर जो कि ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होता है। लेकिन रूल कहता है कि एज या देन के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन का प्रयोग करना चाहिए। एज या देन के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन का प्रयोग करना चाहिए। जब यहाँ पे एज के बाद हर आया है जो कि ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, इसलिए यह क्या होगा, सरासर गलत होगा। यानी कि हर के बदले हम लोग क्या करेंगे, इसके बदले हमें सी का प्रयोग करना पड़ेगा, तब बिल्कुल सही आंसर होगा। यानी गलती कहाँ से कहाँ पार्ट में, तो यहाँ से लेके यहाँ वाला पार्ट में, और यहाँ से यहाँ वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, सी है, तो आंसर हमारा क्या होगा, सी होगा। ठीक है, और हर के बदले हम लोग क्या करेंगे,
हर के बदले सी का प्रयोग करेंगे सिंपली, ठीक है, सी का प्रयोग होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको बड़ी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। और यहाँ पे एज या देन के बाद हमेशा आपका सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन का प्रयोग करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, इससे देखिएगा। चलिए अब हम लोग दूसरे टाइप की तरफ बढ़ते हैं, दूसरा नियम को देखते हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग दूसरे सवाल की तरफ बढ़ेंगे और दूसरे सवाल में इसको समझेंगे क्या है, कैसे है दूसरा नियम, ठीक है। तो दूसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, दूसरा नियम भी आपका बहुत ही कमाल का होगा, उसको समझिएगा और इसको रूल को देखिए, रूल को देखते रहिएगा तो आपका क्वेश्चन एग्जाम में 100% आने की चांसेस है और आ सकता है, ठीक है। तो रूल को अगर आपको याद होगा तो आसानी से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। देखिए, दूसरा जो रूल होता है वो होता है, आपको याद रखना है कि इट इज या फिर इट वाज, क्या इट इज या फिर इट वाज के बाद हमेशा याद रखिएगा कि सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होना चाहिए। कौन सा केस का? सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होना चाहिए। याद रखिए यही रूल कि अगर किसी भी वाक्य की शुरुआत इट इज या इट वाज से होता है तो उसके बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन का क्या होना चाहिए, प्रयोग होना चाहिए। अब देखिए, ये आपका नियम हो गया ना, आपको याद कर लेना है। यहाँ से सवाल आपको आएगा तो आप आसानी से उड़ा सकते हैं। चलिए, इट इज या इट वाज के बाद सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होना चाहिए। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जो होगा आपके, देखिए सवाल होगा कि इट वाज मी हु वाज, यहां से यहां तक ऑप्शन आपका ये हो गया, ठीक है। हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये आपका बी हो गया। हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग all the arrangement for the successful completion of his studies। अब देखिए कितना बढ़िया सवाल, यहाँ से आपका नो एरर डी होता है। मतलब ये आपका सवाल हो गया। इतना बड़ा सा सवाल है तो बड़ा सा सवाल देख के घबराइएगा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आसान है। अगर आपको रूल पता है, नियम पता है तो आप इस सवाल को बिल्कुल आसानी तरीके से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। बोला इट वॉज मी, वह मैं था। हु वाज रिस्पॉन्सिबल, इट वाज मी हु वाज रिस्पॉन्सिबल, जो जिम्मेवार है फॉर मेकिंग ऑल द अरेंजमेंट्स, यानी सभी प्रकार के प्रबंधों को करने के लिए, बनाने के लिए, फॉर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ हिज स्टडीज, ठीक है। अब ऐसे कुछ दिया है तब आपको सिंपल सा फंडा की रूल आपको पता है। रूल पता है कि इट इज या इट वाज के बाद सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होना चाहिए। अगर इट इज या इट वाज के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आया है तो वो सरासर गलत है, यही ना रूल कहता है हमसे, ठीक है। तो इसके बाद सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होना चाहिए। आप तुरंत वाक्य के अंदर जाओ और वहां पे देखो कि इट इज के बाद कहाँ दिया है, सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन दिया है या नहीं दिया है, तो आप तुरंत पहुंचेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे स्टार्टिंग में ही कि इट वॉज और इसके बाद क्या आया, मी आया। और मी जो होता है ऑब्जेक्टिव केस में होता है, मी जो होता है ऑब्जेक्टिव केस में होता है, सब्जेक्टिव केस में नहीं होता है। तो यहीं पे हमको गलती दिखाई दिया, यानी गलती हमको कहाँ दिखाई दिया, पार्ट नंबर ए में। यहां से यहां वाला पार्ट में दिखाई दिया, यहां से यहां वाला पार्ट में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, पार्ट नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए आपको टिक आउट करेंगे, क्योंकि जिस पार्ट में कॉमन इधर मतलब जिस पार्ट में गलती है ना उसी पार्ट में वही आपका आंसर होगा, वही पार्ट आपका आंसर होगा। तो ए पार्ट में गलती है तो आपका आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। और यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, मी के बदले आई का प्रयोग करना होगा, तब जाके बिल्कुल मी के बदले आई का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। तब आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। तो यहाँ पे इट वाज मी ना हो के इट वाज आई होगा, इट वाज क्या होगा, आई होगा, तब आपका सही आंसर है। उम्मीद करते हैं दूसरा जो नियम था इस पे भी आपको क्वेश्चन बड़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया। इट इज या इट वाज के बाद हमेशा याद रखिएगा सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है।
तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अगले नियम की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अभी हम लोग तीसरे रूल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा रूल क्या है, कैसे है, इन चीजों को भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और सभी नियम्स को अपने नोटबुक में राइट डाउन करते रहिएगा और अच्छे तरीके से समझिए। सवाल यहाँ से आएगा तो आप आसानी से उड़ा ले सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए तीसरा जो नियम है ना, तीसरा बहुत ही कमाल का है, इसको आप ध्यान से देखिए, समझिए। ठीक है, चलिए अगर तीसरा रूल कहता है, रूल नंबर आपका 3, कि प्रीपोजिशन, क्या प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद क्या होता है, अगर कोई भी प्रोनाउन आए ना, प्रीपोजिशन के बाद कोई भी प्रोनाउन आए तो हमेशा किस केस में होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। क्या रूल सीखे कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन का प्रयोग करना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन का प्रयोग करना चाहिए। सिंपली है, अगर नहीं है तो गलत है। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन का प्रयोग, ये आपका रूल नंबर कौन सा है, तीसरा है। ठीक है, चलिए अब इस पे हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन आपका कह रहा है कि बिटवीन यू एंड आई, ये आपका ए पार्ट, he probably, ये आपका बी पार्ट। ठीक है, won't come at all, ये आपका सी पार्ट और ये आपका नो एरर डी। चलिए तो इसमें भी हमें क्या करना है कि चलिए देखिए, इसमें जो है आपका प्रीपोजिशन है ना, क्या बिटवीन प्रीपोजिशन है, सिंपली बोला प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन चाहिए। तो यहाँ पे बिटवीन है, बिटवीन के बाद देख लीजिए, बिटवीन के बाद यू है। अब यू जो होता है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों केस में होता है। ठीक है, तो सही है। और इसके बाद देखेंगे यहाँ पे क्या आया, आई आया। ठीक है, आई जो होता है ये किस केस में है, सब्जेक्टिव केस में, लेकिन प्रीपोजिशन है ना, तो इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन का प्रयोग होना चाहिए। इसीलिए आई के बदले हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, मी का प्रयोग करेंगे, है कि नहीं। तो इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन एक पार्ट है, इसी पार्ट में गलती है, यानी कि पार्ट नंबर ए में गलती है। तो हमारा आंसर क्या होगा, इस आई के बदले हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, आई के बदले मी का प्रयोग करेंगे। क्यों, क्योंकि अब प्रीपोजिशन के बाद हमेशा किसका किस ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन का प्रयोग होना चाहिए। अब यहाँ पे आई जो है सब्जेक्टिव केस में है, जो कि सरासर गलत है, हो नहीं पाएगा। इसलिए आई के बदले मी का प्रयोग करेंगे, तब क्या होगा, सही होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ये होगा। उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा तीनों रूल। ठीक है, और ऐसे ही हम अगले जो वीडियो होगा उसमें हम फिर से प्रोनाउन के कुछ नियम्स लेके आएंगे, जिसको आपको देखना होगा, समझना होगा और बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। ठीक है, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारी हर एक अपडेट आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, ऑल ऑफ यू, जय हिंद, जय भारत।